Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति, कहानी आत्मग्लानि की, पार्ट 27। मेरे कहे मुताबिक शालिनी अगली रात भी मुझे अपने घर बुलाने के लिए राजी हो गई थी। ये बात मुझे एक बोनस की तरह ज्यादा खुशी दे रही थी। अगली शाम जब मैं शालिनी के घर के लिए निकलने की तैयारी कर रहा था तो माँ ने सख्त नजरों से देखा और बोली, विकी, क्या ये रोज रोज का नाटक है? तेरा एक कौन सा दोस्त है जो इतना खास है कि तू कल भी वहां रुका था और आज भी चल पड़ा? माँ की आंखों में गुस्सा साफ नजर आता था। वो मेरे सामने रास्ता रोककर खड़ी हो गई। मैंने हल्के हाथ से माँ को किनारे किया और सोफे पर बैठकर अपने जूतों के फीते बांधते हुए कहा, माँ, आप उसे नहीं जानती, है मेरा एक स्कूल का दोस्त। नाम तो होगा या गुमनाम है वो खींच कर बोली और मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। शाम नाम है उसका, मैंने जल्दबाजी में कहा। पूरा नाम बता। माँ मेरी तरफ शक भरी निगाहों से देखती हुई बोली, क्या माँ, मैं दोस्तों की जात बिरादरी नहीं पूछता। और ये कहकर मैंने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और चला आया। इससे पहले कि मैं शालिनी के घर पहुंच पाता, अंजलि का फोन भी रास्ते में आ गया। हेलो विक्की, तुम आज कहाँ गए हो? कौन सा दोस्त है ये? अंजलि ने भी सवालों की बमबारी शुरू कर दी। क्या अंजलि, अब तुम तो यूं जासूसी ना करो। मैं पहले ही माँ के सवालों से परेशान होकर आया हूँ, मैं थोड़ा झुंझला कर बोला। मेरे खराब मूड को देखकर अंजलि ने अपना लहजा नरम किया और बोली, नहीं विक्की, मैं क्यों तुम्हारी जासूसी करूंगी? वो तो तुम्हारी माँ का फोन आया था तो उन्होंने ही मुझसे कहा था जरा विक्की से पूछ के बता कि वो कहाँ गया है। वो बड़ी मासूमियत से सारी बात साफ साफ बताती हुई बोली। अच्छा, तो ये माँ की हरकत है। छोड़ो अंजलि, तुम उनकी हर बात पर ध्यान ना दिया करो। मैं उन्हें ठीक से बताकर आया हूँ कि मैं अपने एक स्कूल के दोस्त शाम, जिसकी कल शादी थी, उसी की रिसेप्शन पार्टी में जा रहा हूँ। कल इतवार है तो वहां से सब दोस्त हाईवे वाले ढाबे पर जाकर थोड़ी मौज मस्ती करेंगे। फिर एक और दोस्त का घर वहीं पास में है तो आज रात सब वहीं रुक जाएंगे। अब तुम बताओ, क्या मुझे अपने दिल को बहलाने का कोई हक नहीं? क्या मैं हमेशा बस काम में उलझा रहूं? मैं बड़े बेचारेपन से बोला, नहीं विकी, ऐसा किसने कहा? तुम आराम से जाओ और मजे करो, तुम्हारी माँ को मैं समझा लूंगी। अंजलि ने बड़े विश्वास से कहा और फोन रख दिया, जिसके साथ मैं सारी उलझनों को सुलझाता हुआ सुकून भरे दिमाग के साथ शालिनी के घर पहुंच गया। वो दूसरी रात भी शालिनी और मैंने एक रंगीन और हसीन रात के तौर पर एक दूसरे की बाहों में गुजारी। जब मैं और शालिनी एक दूसरे के आगोश में लेटे हुए थे तो शालिनी अचानक चादर को खुद के बदन पर संभालती हुई थोड़ा उठकर बैठ गई और अपनी कलाई से एक नीले रंग का अजीब सा ब्रेसलेट उतारकर मेरी दाईं कलाई में डाल दिया। अरे ये क्या कर रही हो? मैंने दबी हंसी में कहा। कुछ नहीं, तुम्हें ये नजर सुरक्षा कवच पहना रही हूं ताकि हमारे रिश्ते को किसी की नजर न लग जाए। ये बोलकर उसने मेरा दायां हाथ चूमा। क्या शालिनी, ये क्या बच्चों वाली बात है? ये कांच के मोती हमारे रिश्ते की रक्षा करेंगे? मैं मजाकिया ढंग से बोला और जोर से हंस पड़ा। देखो विक्की, ये मजाक नहीं है, प्लीज मेरे कहने से उसको कभी मत उतारना। ये कहकर उसने मेरे सीने पर सर रख लिया। काफी देर तक वो ऐसे ही मेरे सीने पर सिर टिकाए बैठी रही और फिर कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई और वो भी सो गई। रात करीब 3 बजे जब मैं और शालिनी अपनी मदहोशी में सोए हुए थे तब मुझे अपने फोन के वाइब्रेट होने का एहसास हुआ। मैंने अंधेरे में हाथ इधर उधर मारा तो फोन मुझे तकिए के नीचे मिला। जब तक मैं फोन उठा पाता तब तक कॉल कट चुकी थी। अगले पल मैंने स्क्रीन देखी तो उस पर मेरी माँ की 9 मिस्ड कॉल थी, जिन्हें देखकर मैं चौंक कर उठकर बैठ गया। मैंने फौरन घर पर फोन मिलाया। विकी, तू जहां भी है जल्दी आ जा, तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही है और यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही इनको अस्पताल ले जाने के लिए, मेरी माँ बदहवास और घबराई हुई बोली। माँ, तुम फिक्र ना करो, मैं बस अभी पहुंचता हूँ। मेरे इतना कहते ही मैंने फोन रखा और फटाफट कपड़े पहनने शुरू कर दिए। तब तक शालिनी भी जाग चुकी थी। उसको भी फटाफट मैंने यही सब बताया और हाँ,
शालिनी, अब तुम मुझे तब तक फ़ोन ना करना जब तक मैं खुद ना करूं। ठीक है, उसने कहा। उस रात मैंने गाड़ी अपनी पूरी क्षमता के साथ पूरे 100-120 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ाई होगी। रास्ते में ही मैंने अपनी जान पहचान के एक डॉक्टर को फ़ोन करके घर पहुंचने को कह दिया था। घर पहुंचते ही मैं दौड़ा हुआ अंदर गया। उस समय मेरी माँ अपने बेडरूम में मेरे पापा का सर अपनी गोद में रखकर उन्हें ध्यान से देख रही थी, जबकि दूसरी तरफ गुड़िया मेरे पापा के पैरों पर सर रखकर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मैंने जाते ही हड़बड़ाहट में ना कुछ देखा न सोचा, बस अपने पापा को गोद में भरकर बाहर ले जाने के लिए उठाने लगा। तभी डॉक्टर साहब वहां पहुंच गए। उन्होंने कुछ देर अपने स्टेथोस्कोप को पापा की छाती पर यहाँ वहां लगाकर देखा। फिर डॉक्टर ने बड़ी बेचारगी के साथ कहा, विक्रांत जी, हम लोगों को आने में थोड़ी देर हो गई, आपके पापा जा चुके हैं। ये बात मेरे कलेजे पर ऐसे पड़ी जैसे किसी ने 100 किलो का पत्थर मेरे सीने पर दे मारा हो। साथ ही मेरी माँ और मेरी बहन दहाड़े मार मार कर रोने लगे। मैं उस समय ना कुछ बोल पाया और ना ही अपनी जगह से हिल सका। बस पागलों की तरह जो कमरे में हो रहा था उसे देख रहा था। एक तरफ मेरी माँ बार बार मेरे पापा के चेहरे को पुचकार रही थी और उनके चेहरे को चूम चूम कर रोई जा रही थी, जबकि दूसरी तरफ गुड़िया पापा का दायां हाथ अपने माथे से लगाकर बिलक बिलक कर रो रही थी, जबकि मैं ऐसे खड़ा था जैसे कोई बेजान पुतला। कुछ देर में मैंने खुद को संभालते हुए अपने रिश्तेदारों को खबर कर दी। नतीजन सुबह तक काफी लोग जमा हो गए। उनके वहां पहुंचने का सबसे बड़ा सहारा मुझे ये मिला कि मेरी माँ और बहन को संभालने वाले अब कई लोग वहां मौजूद थे। मैंने अंजलि को उसके बारे में कोई खबर देना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मुझे लगा कि उसका यहाँ अभी क्या काम, बेकार ही दौड़ी दौड़ी आएगी और परेशान होगी। 2-4 दिन बीत गए, जिसमें हर रोज अंजलि का फोन आता, पर मैं काट देता। इस वक्त तक हमारे सभी रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके थे। 5वें दिन अंजलि से रहा न गया और शाम को वो मेरे घर चली आई। घर आते ही उसको इस घटना का पता लगा तो वो भी फूट फूट कर मेरी माँ की गोद में सर रखकर रोने लगी। उस वक्त मैं अपने कमरे में पलंग पर पड़ा हुआ खुद को कोस रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने माँ का कहना मान लिया होता और उस दिन शालिनी के घर ना जाता तो शायद सही समय पर अस्पताल पहुंचने से मेरे पापा बच जाते। कुछ देर बाद अंजलि मेरे कमरे में आई। जो आंसू मैं अपनी माँ और बहन के सामने रोके रखता था, पर वही आंसू अंजलि को देखकर रुक ना सके। मैंने लेटे लेटे ही उसकी तरफ नजर उठाई तो फौरन मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वो बड़ी सहजता से मेरे पास मेरे सिरहाने पर आकर बैठ गई और अपने हाथों से मेरे आंसू पोंछने लगी। मेरी आंखें पोंछते वक्त उसकी खुद की आंखें भी सजल थी, जिन्हें देखकर साफ समझ आता था कि उसने बहुत मुश्किल से अपने आंसू मेरे सामने रोक रखे थे। मैं उठकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर अपने माथे से लगाकर दहाड़े मार मार कर रोने लगा। मुझे ऐसे रोते देख वो भी फफक कर रो पड़ी। फिर उसने मुझे अपने सीने से लगाया और दिलासा देने की कोशिश करने लगी। हम दोनों को यूं गले लगकर रोते देख मेरी माँ ने, जो उस वक्त मेरे कमरे के सामने से गुजरी थी, उन्होंने पता नहीं क्यों हमारा दरवाज़ा खुद ही बाहर से बंद कर दिया। उसके बाद रोते हुए ही मैंने अंजलि को अपने मन का बोझ बताया। विक्की, तुम गलत सोच रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो बड़े प्यार से मेरे बालों में हाथ फेराती हुई बोली, नहीं अंजलि, अगर उस रात मैं पार्टी में ना जाता तो क्या पता मेरे पापा बच जाते। देखो विक्की, जो होना है वही होता है। अब ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अपनी माँ और बहन को देखो और ये सोचो कि अब तुम्हें इनका हर तरह से ख्याल रखना है। हाँ, वो तो मैं समझता हूँ। इसके बाद करीब महीने भर तक अंजलि रोज शाम मेरे घर आती। वो मेरी माँ और गुड़िया का मूड ठीक करने की कोशिश करती और हमारे घर के माहौल को भी हल्का करती। उसकी इस कोशिश से मुझे अपने घर का माहौल जल्दी ठीक होने में काफ़ी मदद मिली। इस बीच मैंने शालिनी से सिर्फ 1 या 2 बार बात करके पूरी स्थिति समझा दी थी। साथ ही कुछ दिन और अकेले रहने की चाह भी जता दी थी। अगले 3-4 महीने में अंजलि और शालिनी दोनों का कोर्स खत्म हो गया
जो मेरे लिए काफ़ी राहत की बात थी। अब दोनों की रोज़ की मुलाकातें बंद हो चुकी थी, जो मेरे लिए सबसे भयावह परिस्थितियाँ खड़ी करने की क्षमता रखती थी। एक शाम मुझे अंजलि से मुलाकात के लिए जाना था। उस शाम आसमान काले घने बादलों से घिरा हुआ था। बारिश किस वक्त होगी कहा नहीं जा सकता था। फिर भी मैं ठीक समय पर उसके हॉस्पिटल के गेट पर पहुंच गया। देख लो विकी, आज मैं समय पर पहुंच गई हूँ। तुम हमेशा शिकायत करते हो ना कि मैं देर करती हूँ। वो मेरे पीछे मेरी बाइक पर बैठती हुई बोली। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बिना कोई शब्द बोले बाइक स्टार्ट कर चल पड़ा। विकी, क्या तुम कुछ देर के लिए बाजार चल सकते हो? मुझे एक दो जरूरी सामान लेने हैं। अंजलि अपना चेहरा मेरे कान के पास लाकर पीछे से थोड़ा ऊंची आवाज में बोली, ताकि तेज हवा में भी उसकी आवाज मुझ तक पहुंच जाए। हाँ, क्यों नहीं। मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है, तो फिर वो बाजार में हो या कहीं और। मैंने शीशे में मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर जवाब दिया। हमारे बाजार पहुंचते ही जब तक अंजलि कुछ खरीद पाती उससे पहले ही अचानक बिजली की कड़कड़ाहट के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। दौड़कर हम दोनों एक टीन की छत्ती के नीचे खड़े हो गए। तभी मेरी नज़र एक रेस्टोरेंट पर पड़ी, जो मुझे कुछ दुकानों के ऊपर की मंजिल पर नजर आया। हम फटाफट दौड़कर वहां पहुंचे। उसे मैं एक रेस्टोरेंट ना कहकर ढाबा कहूंगा तो बेहतर है। बारिश की वजह से वहां कोई नहीं था। हमने कुछ खाने पीने की चीजें ऑर्डर की और अपने अपने गीले बाल झाड़ने लगे। अंजलि ने भी अपने गीले बाल खोल लिए और एक तरफ लटकाकर हाथों से ही झटकने लगी। बारिश की बूंद पड़े चेहरे के साथ वो गीले बालों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसको इस हाल में देखकर मुझे उस पर प्यार सा आने लगा, जिसके चलते मैं उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। तभी मुझे याद आया, हाँ अंजलि, तुम फोन पर किसी अच्छी खबर का जिक्र कर रही थी ना? क्या है वो अच्छी खबर? अब सुनाओ, मैंने उत्सुकता भरे स्वर में कहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। दरअसल तुम्हारी माँ काफी दिन से मुझसे कह रही हैं कि अपने घर वालों से मेरी मुलाकात करा दे, तो इसी के चलते मैंने कल अपने पापा से बात की थी। देखो विकी, तुम्हें तो पता है कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें मुझ पर विश्वास भी है कि मैं जो भी फैसला करूंगी वो सही ही होगा। तो वो तुमसे और तुम्हारे घर वालों से मिलने के लिए राजी हो गए हैं। अंजलि की ये बात सुनकर मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। मेरे मन में उस समय यही ख्याल आया कि मैं तो अपनी जिंदगी में और रस भरने की चाहत में आजकल शालिनी का आसरा लिए हुए हूँ, जबकि ये अंजलि और मेरी माँ मेरी पीठ पीछे मेरी जिंदगी को नीरस बनाने का पूरा इंतजाम करने की फिराक में है। विकी, तू इतना बेखबर कैसे रह सकता है? जल्दी कुछ कर, वरना तेरी आजादी जिंदगी भर की गुलामी में बदलने वाली है। अच्छा, पर तुमने मुझे तो नहीं बताया कि तुम अपने घर में बात छेड़ने वाली हो। मैंने चेहरे पर मुस्कान रखकर अपनी बेचैनी छिपाते हुए कहा। विकी, इसमें बताना क्या था? शादी तो हमें करनी ही है। वैसे भी इस बात के लिए सबसे ज्यादा दबाव तुम्हारी माँ ने ही बना रखा है। इतना कहकर वो चुप हो गई और एक पल ठहर कर बोली, मगर जब सब ठीक से हमारे मुताबिक हो रहा है तो तुम्हें कोई परेशानी है क्या? उसने संदेह भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी उलझन को गले की खराश मिटाने की नाकाम कोशिश के साथ दोबारा छिपाया। विकी, तुम शायद खुश नहीं हुए। उसने नजरें गहरी करते हुए मेरी आंखों में देखा। क्या मैं सही सोच रही हूँ? वो चिंता भरे स्वर और परेशान चेहरे के साथ बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने उसका हाथ चूमकर उसे इत्मीनान दिलाया। फिर कुछ देर बाद इधर उधर की बातों के बाद मैं उसे घर छोड़कर अपने घर चला आया।